प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम हमारा दूसरा अध्याय ल्हासा की ओर पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के ग्राम पंधा में हुआ था। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, घुमक्कड़, शास्त्र आदि। आपने लगभग 150 पुस्तकों की रचना की। आप 22 भाषाओं के ज्ञाता थे। सन 1963 में आपका निधन हो गया। अब हम हमारे अध्याय ल्हासा की ओर को समझेंगे। राहुल जी ने सन 1930 में तिब्बत की यात्रा की थी। तब तिब्बत एक स्वायत्त देश था। ल्हासा यहाँ की राजधानी थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। लेखक को नेपाल से होकर ल्हासा जाना पड़ा था। आज तिब्बत चीनी गणतंत्र का एक प्रांत है। यहाँ लेखक ने इस क्षेत्र की यात्रा की छोटी सी झलक प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियों और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। परंतु आजकल बहुत से फौजियों मकान गिर चुके हैं। दुर्ग किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपने बसेरा बना लिया है, वहाँ कुछ घर जरूर आबाद दिखाई देते हैं। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें थी और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पात छुआछूत नहीं था। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने दिया करते थे, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर तक जा सकते थे। लेखक यह यात्रा एक भिखारी के भेष में कर रहा था। नेपाल के जिस भाग में अर्थात जिस मार्ग से राहुल जी ल्हासा गए, वह एक प्राचीन मुख्य मार्ग था। इस रास्ते में सैनिक आते जाते थे, व्यापार होता था। लेखक को मार्ग में अनेक पुराने अवशेष मिले। उन दिनों जाति पात छुआछूत पर्दा प्रथा नहीं थी। अपरिचितों के प्रति अच्छा व्यवहार होता था। दूर दूर तक बस्तियां नहीं मिलती थी। लूटपाट और डाके का भय बना रहता था। अगला पड़ाव करीब 17 मील दूरी पर था, अतः सवारी के लिए घोड़े की व्यवस्था कर ली गई। परंतु अगले पड़ाव पर जाने पर लेखक को रहने की उचित व्यवस्था प्राप्त नहीं हुई और शाम के वक्त बहुत से लोग नशा करके अपने धुन में रहते हैं, इसलिए भी उन्हें आवास मिलने में समस्या हो रही थी। अब लेखक को सबसे विकट डाड्डा थोडला पार करना था। डाड्डे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कानों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कौन परवाह करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करता और वहाँ कोई गवाह भी तो नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद उसे लूटते हैं। अर्थात लेखक बता रहा है कि उनकी यात्राओं में कितनी समस्या है। निर्जन रास्ता, डाकुओं का डर, ठंड आदि का सामना करते हुए भी वे निडर होकर यात्रा कर रहे हैं। अगले दिन लेखक जैसे ही घोड़ों पर सवार हुए, डाढ़े से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाढ़े के ऊपर जा पहुँचे। अब वे समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी और न ही किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाढ़े के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। लेखक ने सोचा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था और ना ही मारा। धीरे धीरे वह और पिछड़ता गया, अर्थात घोड़ा और धीरे चलता गया। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया।
आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लड़कोर का रास्ता दाहिना वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। सुमति लेखक का साथी है जो उनके साथ में यात्रा कर रहा है। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। इस गांव में भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्का मिला। अब वे तिड्री के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिड्री समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। यजमान अर्थात उनकी पहचान वाले, जो उनके रुकने खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे थे। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिड्री में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी, अर्थात एक एक पुस्तक 15 किलो से अधिक वजन की थी। उनका अवलोकन करने के लिए समय की आवश्यकता थी, अतः लेखक ने सुमति को अपने यजमानों के पास भेज दिया। अगले दिन वे अपना सामान उठाकर वहां से चल दिए। सुमति ने आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पस्तोके के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिड्री गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। इस प्रकार हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है।